हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज। मैंने अभी एक करंट अफ़ेयर को लेके सीरीज़ चालू की है और जिस सीरीज़ का नाम है रियल न्यूज़। तो आज जो सीरीज़ है इसका डे 3 है। तो इस डे 3 में देखते हैं हम अपनी कौन-कौन सी करंट अफ़ेयर बनी है जो हमारे एग्ज़ाम स्पेशली बैंकिंग एंड एसएससी उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ है, यह है सेवा संकल्प रिज़ॉल्यूशन। अब ये सेवा संकल्प रिज़ॉल्यूशन है क्या? देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा कि एक मीटिंग होती रहती है टाइम-टाइम पे, इसको हम लोग बोलते हैं कैबिनेट मीटिंग। और याद रखना जितनी भी कैबिनेट मीटिंग होती हैं उन सबको जो हेड करते हैं मतलब उसके जब जितनी भी कैबिनेट की मीटिंग होती है उन सबके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है ना, अभी तक होती थी सब पुरानी बिल्डिंग में। पहली बार जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है वो नई बिल्डिंग में हुई है जिसको अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया था जिसको नाम दिया गया था सेवा तीर्थ। तो सेवा तीर्थ में पहली बार कैबिनेट की मीटिंग हुई है और ये जो मीटिंग हुई है इस मीटिंग को नाम क्या दिया गया है? इस मीटिंग को नाम दिया गया है सेवा संकल्प रिजोल्यूशन। ठीक है? अब सेवा संकल्प रिज़ॉल्यूशन जो नाम दिया गया सेवा तीर्थ के अंदर देखिए अभी से जो सेवा तीर्थ है उसका कुछ दिन पहले इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। इस सेवा तीर्थ पूरा जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सेक्रेटरीएट और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो सेक्रेटरीएट है, ये तीनों बिल्डिंग शामिल हैं इसमें। इसको बनाने में जो सेवा तीर्थ है टोटल जो कॉस्ट आई है वो आई है एग्जैक्ट 1189 करोड़ मतलब 1189 करोड़ रुपए की आई है। रफली हम इसको बोल सकते हैं 1200 करोड़ रुपए की। इसमें कैबिनेट की मीटिंग हुई और उस मीटिंग को नाम क्या दिया गया? सेवा संकल्प रिज़ॉल्यूशन। अब इस मीटिंग के अंदर सरकार है मतलब कैबिनेट है उसने क्या-क्या डिसीजन लिए हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला जो मीटिंग में डिस्कशन हुआ या चेंज किए गए हैं या डिसीजन लिया गया है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में एक स्टेट है इसका नाम है केरला। केरला अभी तक उसको बोला जाता था, अभी जो यूनियन गवर्नमेंट है उसने उसका नाम चेंज करने के लिए अप्रूवल दिया है और अब केरला को केरलम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? केरलम बोला जाएगा। इनफैक्ट मलयालम लैंग्वेज जो केरल में बोली जाती है और केरल की अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। मलयालम लैंग्वेज में केरला जैसा कोई शब्द है नहीं, वहाँ पे केरलम ही बोलते हैं। ठीक है? पर इसको इंग्लिश में लिखा जो जाता है वो केरला लिखा जाता है। पर अब चाहे आप कैसे भी लिखेंगे उसको केरलम ही लिखेंगे। अब जो केंद्र सरकार है उसने ये डिसीजन क्यों लिया कि केरल का नाम बदल के केरलम किया जाएगा? तो इसके पीछे की जो कहानी शुरू होती है वो होती है 2024 से। 2024 में क्या हुआ जून के महीने में 24 जून को जो केरल की विधानसभा है, ठीक है? केरल की विधानसभा ने केंद्र सरकार के पास एक प्रपोजल भेजा और उस प्रपोजल में केरल सरकार ने बोला कि केरला का नाम बदल के क्या कर दिया जाना चाहिए? केरलम कर दिया जाना चाहिए। तो पिछले 1 डेढ़ साल से एक प्रपोजल क्या था केंद्र सरकार के पास पेंडिंग था। अब पेंडिंग था तो यूनियन कैबिनेट ने क्या दे दिया इसको अप्रूवल दे दिया ठीक है हम केरलम इसका नाम कर देंगे। अब अगर यहाँ पे केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया तो इसका नाम अभी से तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से चेंज हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं चेंज होगा? इसके लिए आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने होंगे। देखिए आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान का जो भाग वन है, कौन-सा? भाग जो वन है, पार्ट 1 इसका नाम है संघ तथा उसके क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। क्या बोलते हैं हम? संघ तथा उसके क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें जो पार्ट 1 में आर्टिकल हमारे जो कवर होते हैं, ये होते हैं आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल नंबर 4 तक। क्लियर है? आर्टिकल 1, 2, 3, 4 वो भाग 1 में आते हैं। अब इसमें है ना, नाम बदलने के लिए हमें आर्टिकल 3 की तरफ थोड़ा देखना होगा। अब आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? इसको थोड़ा देखना ध्यान से। देखिए हमारे जो संविधान है, उसका आर्टिकल नंबर 3 वो क्या कह रहा है? आर्टिकल नंबर 3 कहता है पार्लियामेंट हैव राइट। इसका मतलब संसद को ये अधिकार है। अब यहां पे ना जो संविधान है हमारा उसने संसद को 3 अधिकार दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 3 अधिकार दे रखे हैं। सबसे पहला इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब संसद के पास ये अधिकार है वह किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा या घटा सकती है। ठीक है? दूसरे नंबर पे डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब जो संसद है वो किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा या घटा सकती है। और थर्ड नंबर पे बोला गया है अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। मतलब किसी भी
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नाम में परिवर्तन कर सकती है। और ये सब जो अधिकार दिए गए हैं, ये सब के सब जो अधिकार दिए गए हैं, वो किसको दिए गए? पार्लियामेंट को। अब होगा क्या? अब समझिए। केंद्र सरकार ने क्या कर दिया? केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया कि ठीक है, केरल का क्या कर देंगे हम? केरलम नाम चेंज कर देंगे। इसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल प्रेजेंट किया जाएगा। जब भी पार्लियामेंट का अभी ये बजट सेशन चालू होगा, पार्ट 2 बजट सेशन का, ठीक है, इसमें एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, केरला अल्टरनेशन ऑफ नेम बिल 2026। ठीक है, इस बिल में ये मेंशन किया जाएगा कि केरल को केरलम नाम से पुकारा जाएगा। ये बिल प्रेजेंट होगा लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों जगह से पास होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट जब इस पर साइन कर देंगे, मतलब अपनी असेंट दे देंगे, तो केरल को केरलम नाम से जाना जाएगा। अभी केवल केंद्र सरकार ने अप्रूवल दिया कि हाँ हम ऐसा करेंगे, और जनरली ऐसा होता है कि अगर केंद्र सरकार किसी चीज पे अप्रूवल कर देती है तो वो काम होता ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब भारत में पहली बार हो रहा है कि किसी राज्य का नाम बदल रहा है? नहीं। इससे पहले भारत में 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके नाम बदले जा चुके हैं। सबसे लास्ट में जो बदला गया था नाम, वो पहले बोलते थे उड़ीसा, आजकल बोलने लगे ओडिशा। तो ये उड़ीसा से ओडिशा जो नाम बदला गया, वो 2011 में बदला गया। इनफैक्ट आप सभी लोगों को इतना पता होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य से सन 2000 में 9 नवंबर 2000 को एक राज्य अलग हुआ था, और उस राज्य को ना जानते थे उत्तरांचल के नाम से। पर बाद में केंद्र सरकार ने 2006 में उत्तरांचल से इसका नाम बदल के क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया। अब केरल का जो नाम बदला जाएगा ना, तो केरल से केरलम जो राज्य बनेगा, ये नाम परिवर्तित होने वाला भारत का 9वां ऐसा राज्य होगा। सबसे पहले जो भारत में नाम बदला गया था, वो किया गया था यूनाइटेड प्रोविंशियल, ठीक है, संयुक्त प्रांत एक राज्य था, जिसको हम आज किसके नाम से जानते हैं? उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला केंद्र सरकार की जो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें ये वाला डिसीजन लिया गया। अब दूसरा डिसीजन क्या लिया गया? तो दूसरा डिसीजन, अपनी जो जूट की फसल होती है, जूट की फसल होती है, उस पे एक एमएसपी डिसाइड किया है, जैसा कि सरकार हर बार करती है। जूट की फसल के लिए 2026-27 के लिए एमएसपी जो होगा, वो होगा 5,925 रुपए पर क्विंटल का। कितना? 5,925 रुपए। अगर लास्ट ईयर से इसको हम कंपेरिजन करेंगे ना, तो लास्ट ईयर जो एमएसपी था जूट पे, वो था 5,650 रुपए पर क्विंटल। मतलब पिछली बार से अभी 275 रुपए क्या किया गया? इसको इंक्रीज किया गया है। क्लियर है? अच्छा, अब इंक्रीज किया। अब पहली बात तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि एमएसपी का मतलब क्या है। देखिए, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या है? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अभी सरकार ने क्या कर दिया? 5,925 रुपए डिसाइड कर दिया। अगर कोई किसान, अगर कोई किसान जूट उगाता है, तो केंद्र सरकार बोल रही है कि भाई तुम जूट उगा रहे हो, तुम्हारी अगर जूट को कोई भी 5,925 रुपए पर क्विंटल से कम पे ले रहा है, तो सरकार बोल रही है हमको लाके दे दो, हम आपको एक क्विंटल का 5,925 करोड़ रुपए देंगे। अगर 5,925 करोड़ 25 रुपए से ज्यादा पे बिक रही है, तो आप कहीं पे भी बेच दो। मतलब सरकार एक क्या करती है? एक लिमिट डिसाइड करती है कि इतने से कम पे नहीं बिकेगी। ऐसा इसलिए डिसाइड किया जाता है कि किसान को उसकी फसल की कम से कम एटलीस्ट कॉस्ट मिलती रहे। ठीक है, तो इस बार 5,925 रुपए पर क्विंटल डिसाइड किया गया, 275 रुपए का इंक्रीज किया गया पिछली बार के कंपेरिजन में। पिछली बार जो था 5,650 रुपए पर क्विंटल था। अच्छा, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत में ये जूट होती कहाँ पे? अगर आप नॉर्थ इंडिया के स्टेट में देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जूट नहीं होती है। जूट जनरली जो भारत में होती है ना, वो होती है ईस्टर्न स्टेट में। अब ईस्टर्न स्टेट में अगर आप देखेंगे, तो सबसे ज्यादा जो जूट होती है पूरे भारत में, जो जूट होती है उसका अप्रोक्स 80% जो जूट है अकेली, वो पश्चिम बंगाल में होती है। एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी या सबसे टॉप पे स्टेट कौन सा है? तो आपको याद रखना है कौन सा? पश्चिम बंगाल। वहां पे सबसे ज्यादा होते हैं, अप्रोक्स 80% के आसपास। सेकंड नंबर पे आते हैं बिहार। बिहार में 10% के आसपास जूट होती है टोटल प्रोडक्शन का। और उसके बाद आता है थर्ड नंबर पे असम। ठीक है, और बच्चे कुछ राज्य आते हैं। तो टॉप 3 याद रखने हैं आपको, पश्चिम बंगाल, बिहार और असम। दुनिया में अगर हम जूट प्रोडक्शन की बात करें ना, तो रफली दुनिया में जूट प्रोडक्शन के मामले में भारत टॉप पे आता है। पूरे ग्लोबल प्रोडक्शन का मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी जूट होती है ना, उसका 50 से लेकर 60% अकेला कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया करता है। सेकंड नंबर पे आता है बांग्लादेश, थर्ड नंबर पे आता है चाइना। तो दुनिया में जूट प्रोडक्शन के मामले में भी इंडिया फर्स्ट पे है। और इंडिया में सबसे ज्यादा जूट कहाँ पे होती है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर है? यहाँ तक कवर हुआ। अब चलते हैं, अगला डिसीजन क्या लिया केंद्र सरकार ने।
केंद्र सरकार ने अगला डिसीजन लिया पावर ग्रिड के मामले में। पावर ग्रिड आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत सरकार की एक कंपनी है, ठीक है। अब पावर ग्रिड के लिए क्या किया गया है, तो इसको पढ़िएगा। यूनियन अप्रूव्ड इनहेंस डेलीगेशन डिलीगेशन टू पावर ग्रिड फॉर एक्सटेंड गाइडलाइंस ऑन भारत ने सीपीएसई। इसका मतलब मैं आपको सिंपल समझाता हूं। देखिए, जो पावर ग्रिड अपनी जो भारत सरकार की भारत में जो कंपनी है ना, इसके लिए अभी एक सरकार का रूल था कि अगर पावर ग्रिड अपनी किसी सहायक कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, अपनी किसी सहायक कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, तो 5,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकती है, या पावर ग्रिड कंपनी की जो भी नेटवर्थ है उसका 15%, ठीक है। इन दोनों में से जो भी क्या होगा, जो भी कम होगा, इतना इन्वेस्ट कर सकती है बिना किसी अप्रूवल के, बिना किसी किसके अप्रूवल के। मान लीजिए फॉर एग्जांपल पावर ग्रिड कंपनी है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, पावर ग्रिड कंपनी है, उसकी कोई सब्सिडरी है, कोई भी मान लीजिए आप, मान लीजिए कल्लू पावर कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड की कोई सब्सिडरी कंपनी कल्लू पावर कॉर्पोरेशन। तो अभी तक सरकार क्या बोल रही थी कि पावर ग्रिड, आप कल्लू पावर कॉर्पोरेशन में 5,000 करोड़ या जो नेटवर्थ है पावर ग्रिड की उसका 15%, इन दोनों में से जो भी कम होगा उतने तक इन्वेस्ट कर सकते हैं बिना अप्रूवल के। मतलब आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। पर अभी केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने ये जो रूल्स है इसमें अमेंडमेंट कर दिया, चेंज कर दिया। अब यहां पे सरकार क्या बोल रही है कि पावर ग्रिड अपनी सब्सिडरी जो है, पावर ग्रिड अपनी सब्सिडरी में 7500 करोड़ रुपए या 7500 करोड़ रुपए का क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है बिना किसी अप्रूवल के। पर मैं जो नेटवर्थ का 15% उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। मतलब पहले 5,000 करोड़ या कंपनी की नेटवर्थ का 15% तक बिना अप्रूवल के इन्वेस्ट कर सकते थे, अभी 7500 करोड़ रुपए कर सकते हैं, या कंपनी की नेटवर्थ का 15% जो भी कम हो बिना किसी अप्रूवल के। अच्छा, तो फिर पावर ग्रिड जो कंपनी है, मैं बोल रहा हूँ कि अपनी पावर ग्रिड की सब्सिडरी कंपनियों में, तो पावर ग्रिड की सब्सिडरी कंपनी कितनी है, तो अभी कुछ समय तक पावर ग्रिड की जो सब्सिडरी कंपनी होती थी ना, वो होती थी 12 और 5 17। कितनी होती थी, 5 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, मतलब टोटल 17 सब्सिडरी थी पावर ग्रिड की। पर पावर ग्रिड ने क्या कर दिया, अपनी जितनी भी सब्सिडरी थी इनको कंसोलिडेटेड कर दिया है, और कंसोलिडेटेड करके 2 सब्सिडरी बना दिए केवल, और जो 17 थी उनको मर्ज कर दिया है। तो एक तो सब्सिडी बनाई है कौन सी, खावड़ा आरई ट्रांसमिशन, इसमें अपनी 12 जो सब्सिडरी कंपनी है इनका मर्जर किया था, मतलब इनको मिला के एक ये नई कंपनी बना दी। और 5 जो सब्सिडरी थी इनको मर्ज करके कौन सी, बातामन ट्रांसमिशन कंपनी बना दी। तो अभी पावर ग्रिड की केवल और केवल 2 ही सब्सिडरी कंपनी है, और ये डिसीजन लिया गया कि पहले 5,000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते थे बिना अप्रूवल के, अब कितना कर सकते हैं, 7500 करोड़ रुपए, ठीक है ना, और नेटवर्थ का 15% जो भी दोनों में से कम हो। क्लियर है। अगला, तो ये मेन अपने क्या थे, ये 4 अपने कैबिनेट के डिसीजन थे। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। अभी है ना राष्ट्रीय आयोग आरोग्य मेला होगा, ये 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक होगा, और इसका जो इनॉग्रेशन करेंगे कौन, राष्ट्रीय आरोग्य मेला होगा 25 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। इसका इनॉग्रेशन जो करेंगी वो हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। और ये जो राष्ट्रीय आरोग्य मेला है ये होगा कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र के अंदर एक जिला पड़ता है बुलढाणा। कौन सा है, बुलढाणा एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ पे ये राष्ट्रीय आरोग्य मेला होगा। और ये राष्ट्रीय आरोग्य मेला है, इसको जो कंडक्ट करवाएगा तो वो कौन कराएगा, ये कराएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये अपनी इंटरनेशनल न्यूज है। इसका शायद अगर आप प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट्स को फॉलो करते हो तो आपने ये कल न्यूज जरूर देखी होगी। एक नंबर कंट्री है नीदरलैंड। नीदरलैंड के अभी क्या बने, नए प्रधानमंत्री बने हैं, और इनका नाम है रॉब जेटन। इनको देख लीजिए, ये रॉब जेटन ही है, ये नए प्रधानमंत्री बने नीदरलैंड के। सबसे पहली बात नीदरलैंड के बारे में कर लेते हैं। नीदरलैंड जो है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक टर्म होता है, इसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि विदेशी लोग भारत में कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो नीदरलैंड जो आता है ना, वो भारत में इन्वेस्टमेंट करने के मामले में 4th नंबर पे आता है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा जो
फोर्थ सबसे ज़्यादा एफडीआई जो आता है वो कहाँ से आता है? नीदरलैंड से। अगर टर्म के हिसाब से अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंडिया में जो एफडीआई आता है सिंगापुर से आता है, दूसरे नंबर मैरोसिस से आता है और थर्ड नंबर पे आता है यूएसए से और फोर्थ नंबर पे आता है कहाँ से? नीदरलैंड से। अब रॉब जेटन क्या बने हैं? नए वहाँ पे प्रधानमंत्री बन गए। इनफैक्ट ये नीदरलैंड के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। मात्र इनकी जो एज है वो अपना कितना है? वो है 38 साल पर। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये जो रॉब जेटन है ना, वो नीदरलैंड के पहले गे प्रधानमंत्री हैं। अब आप कभी बैठ के सोचना कि इंडिया में ऐसा कभी पॉसिबल है कि कोई भी गे है वो प्रधानमंत्री बन भी पाए, और अगर बन भी जाएगा तो जनता डेली अलग ही ट्रोल करेगी उस आदमी को, पर ये नीदरलैंड है, चल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ये पहले गे प्रधानमंत्री हैं, सबसे कम उम्र के बने हैं नीदरलैंड के अंदर। इनकी उम्र कितनी है? मात्र 38 साल। नाम क्या है? रॉब जेटन। अच्छा, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जो रॉब जेटन है, इससे पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था डिक सोफ। क्या नाम था इनका? डिक सोफ। ये भी इंटरेस्टिंग नाम है। अब क्यों इंटरेस्टिंग नाम है, आप बैठ के सोचना, ठीक है। कनेक्ट करना, डिक सोफ, गे और रॉब जेटन, तो आपको डॉट अपने जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ पे। अभी दो क्या हुई है, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। सबसे पहली जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसका नाम है वज्र प्रहार, ठीक है। अब वज्र प्रहार है, ये एक एक्सरसाइज है जो हर साल ही होती है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है कि जो वज्र प्रहार है, वज्र क्या है? आप लोगों ने मैं याद है, मैं जब छोटा था तो एक सीरियल आता था टीवी में, अब मुझे एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है, अब कंफ्यूज में, शायद या तो महाभारत आता था या श्री कृष्ण, इस टाइप का कुछ आता था। मतलब एक रिलीजियस वो था सीरियल। उसमें एक भगवान होते इंद्र। इंद्र का जो वेपन होता था उसका नाम क्या था? वज्र। उसी से याद रखना, ठीक है। क्या है? वज्र प्रहार, इंद्र का जो वेपन था। तो एक बाय एनुअल एक्सरसाइज, मतलब ये क्या एनुअली एक्सरसाइज है, हर हर साल होती है। सबसे पहली जो चालू हुई थी ये, वो हुई थी 2010 में। अब किस किस के साथ होती है? तो ये जो होती है ना, भारत की होती है अमेरिका के साथ, और एक आर्मी की एक्सरसाइज है ये। देखिए, अगर इंडिया और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज हो रही है तो जनरली वो तीन तरीके की हो सकती है। एक तो आर्मी एक्सरसाइज, एक एयरफोर्स एक्सरसाइज और एक नेवी एक्सरसाइज। वज्र प्रहार जो है वो कौन सी अपनी एक्सरसाइज है? वो एक आर्मी की एक्सरसाइज है, हर साल होती है, 2010 से चल रही है। अभी 2026 में जो हो रही है वो कौन सी नंबर की है? ये वो है 16वीं नंबर की। अच्छा, 16वीं नंबर की तो है, पर ये हो कहाँ रही है अब की बार? लास्ट जब 2025 में हुई थी ये एक्सरसाइज, ये हुई थी अमेरिका में, ठीक है। और इसमें सीक्वेंसिंग है, जैसे 2025 में अगर अमेरिका में हुई तो 2026 में कहाँ पे होगी? 2026 में होगी इंडिया में, और उसके बाद 2027 में कहाँ पे होगी? 2027 में फिर अगेन कहाँ पे चली जाएगी वो? अमेरिका में। तो इस बार 2026 में जो इंडिया में हो रही है 16वीं नंबर की हो रही है, और ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर है ना, एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है चंपा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चंबा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इसके अंदर एक कैंटोनमेंट एरिया जिसको बोलते हैं बकलोह। कौन सा है? कैंटोनमेंट एरिया, बकलोह कैंटोनमेंट एरिया, ठीक है। अब ये कब से कब तक चलेगी? तो ये 24 फरवरी को चालू हुई है और 16 मार्च तक चलेगी। क्लियर है यहां तक? तो एक सबसे पहली एक्सरसाइज ये है। दूसरा, दूसरी जो एक्सरसाइज है भारत की, वो चल रही है किसके साथ? वो चल रही है जापान के साथ, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है धर्मा गार्डियन। क्या नाम है इसका? धर्मा गार्डियन। अब ये धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज है ना, ये जो सबसे पहली बार कराई गई थी, ये कराई गई थी 2018 में। कब कराई गई थी? 2018 में कराई गई थी। अभी जो धर्मा गार्डियन है, ये 2026 में कहाँ पे हो रही है? इंडिया में। और इंडिया में भी कहाँ पे हो रही है? एक उत्तराखंड के अंदर जगह आती है चौबतिया। कौन सी जगह आती है? चौबतिया। ये यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और ये भी जो एक्सरसाइज है ना, ये भी जो एक्सरसाइज है वो भी अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट मतलब, जैसे अभी 2026 में ये जो धर्मा गार्डियन है वो कहाँ पे हो रही है? इंडिया में। तो 2027 में कहाँ पे होगी? जापान में होगी। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश में बकलोह जगह पे हो रही है, और ये चौबतिया जगह पे हो रही है। चौबतिया उत्तराखंड में रानीखेत के पास ही है, मतलब रानीखेत से अप्रोक्स 12 किलोमीटर के आसपास है चौबतिया जगह। क्लियर है? तो ये दो एक्सरसाइज है अपनी। उसके बाद ये जो आई है मिनिस्ट्री ऑफ माइटी से एक न्यूज आई है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, ठीक है।
इसने क्या किया है, इसने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और इस हाई लेवल कमेटी के जो हेड बनाए गए हैं, ये कौन बनाए गए हैं? अजय साहनी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अजय साहनी बनाए गए हैं। अब ये क्यों बनाई गई है? तो ये बनाई गई है डिजी लॉकर को लेके। आप सभी लोगों को पता होगा, आधार कार्ड के से इंटीग्रेट करके डिजी लॉकर बनाया गया था, जिसमें ये फैसिलिटी रहती है कि अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कोई भी डॉक्यूमेंट है तो वो डिजी लॉकर में आ जाते हैं। तो डिजी लॉकर जो फैसिलिटी है उसको अभी और एक्सटेंड किया जाएगा। अभी अप्रोक्स डिजी लॉकर में 550 सर्टिफिकेट या सर्विस आती हैं, इनको और बढ़ाया जाएगा। और बढ़ाने के लिए क्या किया गया, एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसके जो हेड बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? अजय साहनी बनाए गए हैं। उसके बाद अपने जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनका नाम क्या है? जेपी नड्डा। जेपी नड्डा ने क्या किया है, एक एआई अनेबल्ड ई आईसीयू कमांड सेंटर लॉन्च किया है। कहाँ पे? यशोदा मेडिसिटी सेंटर पे। ये यशोदा मेडिसिटी सेंटर आता कहाँ पे? ये आता गाजियाबाद में। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये है, आप सभी लोगों को पता होगा कि इंडिया में जो आईसीयू बेड्स हैं उनकी संख्या कम है। ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्पिटल और सरकार का ये प्रयास है कि आईसीयू में जो भी पेशेंट एडमिट हैं उनको जल्दी से जल्दी रिकवर करवा के जनरल वार्ड में शिफ्ट किया जाए। तो आप 24 घंटे तो आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते उसका हेल्थ का, ना डॉक्टर कर सकता है। तो इसके लिए क्या बनाया गया, एक ई आईसीयू सेंटर की सेटअप किया गया है। इसके द्वारा क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आईसीयू जो सेंटर है उनको मॉनिटर किया जाएगा। क्लियर है? तो इसका जो इनॉग्रेशन है वो यशोदा मेडिसिटी सेंटर गाजियाबाद में वहां पे किया, अपने जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इनका नाम है जेपी नड्डा के द्वारा। नेक्स्ट जो है ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये अभी अपना क्या कर रहा है, ये अभी अपना 75वां फाउंडेशन डे बना रहा है। इसकी जो स्थापना हुई थी 75वें फाउंडेशन डे की, वो हुई, सॉरी, अभी 75वां फाउंडेशन डे बना रहा है। ईएसआईसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1952 में, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के द्वारा। क्लियर है यहाँ तक? अब जब 75 फाउंडेशन ईयर सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसमें इसने कुछ काम भी किया है। हाँ, किया है। क्या किया है? एमओयू साइन की है ईएसआईसी और एनएचए। एनएचए मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बीच में। अब ये इस एग्रीमेंट के द्वारा क्या होगा, हेल्थ केयर डिलीवरी जो सिस्टम है इसको क्या किया जाएगा, इम्प्रूव्ड किया जाएगा। क्लियर है? अगली न्यूज है वो है आरबीआई की। देखिए, एक क्या होता है कि जब बजट प्रेजेंट होता है ना, तो बजट के बाद पोस्ट बजट मीटिंग होती है फाइनेंस मिनिस्टर की सेंट्रल बैंक के साथ। सेंट्रल बैंक भारत में कौन है? आरबीआई। तो अभी 621वीं मीटिंग हुई थी किसकी? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, सेंट्रल बोर्ड की, और जो हुई थी मुंबई में। और किसकी चेयरमैनशिप में हुई है? तो जितनी भी आरबीआई की मीटिंग्स होती है ना, वो सब की सब जो होती हैं वो आरबीआई के गवर्नर की चेयरमैनशिप में ही होती हैं, और उनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा। अब यहाँ पे जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने दो चीजों पे कंसर्न उठाया है। सबसे पहला, अभी आप देख रहे होंगे कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब कुछ पता नहीं है, अनप्रिडिक्टेबल है, कल क्या होगा। कभी बहुत ज़्यादा बूम पे, कभी डाउन है, और ये सब ट्रम्प की वजह से। तो जब बहुत ज़्यादा मार्केट अनस्टेबल होता है ना, तो इन्वेस्टर जनरली क्या करते हैं, लिक्विड असेट की तरफ जाते हैं, मतलब सेफ असेट की तरफ। और सेफ असेट पहले होता था केवल और केवल गोल्ड। पर इस बार ट्रेंडिंग में देखा गया 2025-26 में कि लोग सिल्वर में भी अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना निर्मला सीतारमण, इन्होंने बोला है कि गोल्ड इंपोर्टिंग है ना, इस पर भी मॉनिटरिंग चल रही है। जनवरी के महीने में गोल्ड इंपोर्टिंग में अच्छा खासा स्पाइक आया है, पर ये अभी अलार्मिंग नहीं है। हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो सब मैनेजेबल है। तो सबसे पहले तो गोल्ड इंपोर्टिंग में थोड़ा इन्होंने क्या किया है, चिंता व्यक्त की है। और सेकंड नंबर पे बैंकों को बोला गया है कि अपने जो कोर बिजनेस है, आप सभी लोगों को पता होगा कि बैंकों के कोर बिजनेस दो ही हैं, एक तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है और दूसरा प्रोवाइड क्रेडिट है। मतलब बैंक का जो कोर बिजनेस है ना, वो क्या है कि जो डिपॉजिट आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, और अगर किसी व्यक्ति को लोन चाहिए तो उसको उधार दो। पर बैंक धीरे धीरे आप देखोगे कि अपनी जो कोर बिजनेस है उससे हट रही है, और बैंक क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉय के ऊपर टारगेट बना, मतलब प्रेशर बना रही है कि इंश्योरेंस सेल करो, म्यूचुअल फंड सेल करो। इसकी वजह से थोड़ा बैंकों के अंदर माहौल टेंशन में है। मतलब बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बैंकों की नौकरियां छोड़ रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, बैंकों को थोड़ा
टेंशन दिया है कि अपने कोर बैंकिंग है, इस पे भी ध्यान दो। तो ये था। नेक्स्ट चलते हैं, अगली जो अपनी करंट अफेयर थी वो कौन सी थी? आरबीआई ने अभी अपना एक डेटा सेंटर बनाया है। अब आपको लग रहा होगा कि आरबीआई का डेटा सेंटर मतलब, देखिए हर बैंक क्या करती है, अपना एक डेटा सेंटर बनाती है, अपने कस्टमर्स का डेटा है वो रखती है। ऐसे ही आरबीआई ने भी क्या कर रखा, अपना एक डेटा सेंटर बना रखा था अभी तक। कहाँ पे? मुंबई में। कहाँ पे बना रखा था? मुंबई में। पर आप कभी सोचना, याद कीजिए, जब इंडिया में 26/11 का अटैक हुआ था, तो कुछ आतंकवादी आए पाकिस्तान से और उन्होंने 24 घंटे में पूरी मुंबई को क्या कर दिया, हाहाकार मचा दिया पूरे मुंबई में। भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन दोबारा आ जाए कि आरबीआई के डेटा सेंटर पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो जाए या किसी एनिमी कंट्री के द्वारा कोई मिसाइल लॉन्च हो जाए, तब क्या होगा? उस कंडीशन में आरबीआई का पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। नहीं होना चाहिए। इसलिए आरबीआई ने क्या किया, अपना सेकंड डेटा सेंटर बनाया है। और ये जो सेकंड डेटा सेंटर बनाया है, ये कहाँ पे बनाया है? ये बनाया है उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। ठीक है। ये जो डेटा सेंटर बना है टोटल, वो अपना कितना है? 18.55 एकड़ जो जगह है वहां पे बनाया गया है। यहाँ पे साथ में ये देखिए, मेन जो अपना डेटा सेंटर है ना, वो मुंबई, नवी मुंबई वाला ही रहेगा। ये जो भुवनेश्वर में बनाया है ना, ये क्या है? ये बैकअप डेटा सेंटर है कि अगर वहां पे कोई भी दिक्कत आएगी तब ये क्या होगा, ये काम करता रहेगा। ठीक है। तो ये अपना कहाँ पे बनाया गया है? भुवनेश्वर में बनाया गया है। और जरूरी क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी। अभी प्रधानमंत्री मोदी वो संडे को, मतलब 23 तारीख को गए थे उत्तर प्रदेश के शहर है एक मेरठ। और वहां पे उन्होंने क्या किया है, एक नई लाइन बिछाई गई है। इनफैक्ट ये वाला जो अनाउंसमेंट किया गया था 2021 के बजट में किया गया था कि मेरठ और दिल्ली के बीच में क्या बनाया जाएगा, एक रैपिड मेट्रो सिस्टम चलाया जाएगा। तो ये अभी जो रैपिड मेट्रो सिस्टम है ना, जिसको हम नाम क्या देते हैं, जिसको नाम देते हैं हम नमो भारत मेट्रो या कॉरिडोर। ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के अंदर बनाया गया है। तो ये 2021 से चल रहा था, मतलब बन रहा था। अभी प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया, इसको फुली डेडिकेटेड कर दिया है। तो इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, दिल्ली और किसके बीच में, मेरठ के बीच में 82 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ पे एक रैपिड मेट्रो ट्रेन चलाई गई है, जो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट मेट्रो ट्रेन है, जिसकी जो एवरेज स्पीड है वो अपना कितना, टॉप स्पीड है 180 किलोमीटर, पर रियल टाइम में चलाएंगे तो 160 तक चल जाएगी आराम से। ठीक है। इसको बनाने में जो टोटल जो खर्चा आया है वो अपना कितना है, 12,930 करोड़ रुपए का आया है, जो किस किस को कवर करेगी। तो यहाँ पे देखा, आप देखना ध्यान से, किस किस को कवर करेगी। मेरठ से चलेगी, मेरठ के बाद आता है मोदी नगर, मोदी नगर के बाद आएगा गाजियाबाद और साहिबाबाद। ये सब अपने चार जो हैं वो उत्तर प्रदेश के रीजन्स को कवर करेगी। उसके बाद ये दिल्ली में एंटर करेगी। दिल्ली में जो सबसे पहला मेट्रो स्टेशन इसका बनाया गया है, वो बनाया गया है निजामुद्दीन, जो हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है ना, उसी वाले रेलवे स्टेशन को सराय काले खां रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं। तो वहां पे जो स्टेशन बनाया गया है सराय काले खां, वो दिल्ली में एंट्री पॉइंट है इसका। क्लियर है? ठीक है। इसमें मतलब टोटल जो स्टेशन बनाए गए हैं ना, उनकी संख्या है 17। दिल्ली में चलेगी सराय काले खां, उसके बाद जाएगी कहाँ पे, न्यू अशोक नगर आएगी, न्यू अशोक नगर के बाद जाएगी आनंद विहार। इस तरीके से अपना रूट कवर करेगी। तो आपको याद रखना है कितना, दिल्ली मेरठ जो डिस्टेंस है 82 किलोमीटर का, यहाँ पे एक मेट्रो ट्रेन चलाई गई है। टोटल कॉस्ट 12,930 करोड़ रुपए की है। लॉन्च किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। क्लियर है? और जो अपने मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन, इनका नाम है जयंत चौधरी। जयंत चौधरी ने क्या किया है, एक कैंपेन लॉन्च किया है, इसका नाम है बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। अब ये बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है का मतलब क्या है? देखिए, एक सरकार का एक पोर्टल है जिसको बोलते हैं स्किल इंडिया डिजिटल हब, सिद्ध, SIDH। यहाँ पे सरकार क्या करती है, स्किल ट्रेनिंग देती है लोगों को। तो यहाँ पे जयंत चौधरी ने कैंपेन चालू किया है कि अगर स्किल एक्वायर करना है तभी नौकरी लग पाएगी, तभी काम हो पाएगा। तो जो SIDH है इसमें जुड़ना है, इसके लिए कैंपेन चालू किया है। इसका नाम क्या दिया गया है, बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। और ये जो कैंपेन है ना, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, ये कैंपेन है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन। क्लियर है? नेक्स्ट, अभी एक मणिपुर जो स्टेट है वहां पे मणिपुरी लैंग्वेज बोली जाती है, और वहां पे एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था बोंग। बोंग
भारत की पहली ऐसी पिक्चर बनी है, बॉन्ग जो है वो भारत की पहली ऐसी पिक्चर बनी है जिसने ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स BAFTA बाफ्टा अवार्ड जीता है। क्लियर है? बाफ्टा अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली पिक्चर कौन सी बनी है, तो उसका नाम क्या है, बॉन्ग। और ये कौन से लैंग्वेज की पिक्चर है, तो ये है मलयालम लैंग्वेज की। क्लियर है? ठीक है। अब ये बॉन्ग है, तो ये बॉन्ग पिक्चर है, इसके डायरेक्टर कौन है, तो इसकी जो डायरेक्टर है ना, बॉन्ग पिक्चर की डायरेक्टर, इनका नाम है लक्ष्मी प्रिया। क्या नाम है? लक्ष्मी प्रिया। और इन्होंने भी इस बार क्या किया था, अपना डेब्यू किया था। मतलब लक्ष्मी प्रिया की जो पहली पिक्चर है उसका नाम क्या है, बॉन्ग। और जिसको क्या मिला है, जिसको मिला है बाफ्टा अवार्ड। ठीक है। अब इसमें है ना, इसके डायरेक्टर तो ये हो गए, प्रोड्यूसर कौन थे, बॉन्ग जो पिक्चर है इसके प्रोड्यूसर कौन थे, तो इसके प्रोड्यूसर हैं फरहान अख्तर। और इनके साथ में, फरहान अख्तर के साथ में जो थे वो थे रितेश सिद्धवानी। ठीक है। और इसमें जो एक्टर थे उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गुंजन इसके साथ में बाला। ठीक है, ये इसके एक्टर है। अब ये वाली मूवी है, इसको ये बाफ्टा अवार्ड क्यों दिया है, इसकी देखिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। इसमें क्या है कि जो एक्टर्स हैं वो अपने फादर को ढूंढती है, और इसके फादर जो है कोई म्यांमार के बॉर्डर पे रह रहे होते हैं। वो बड़ा डिस्प्यूटेड एरिया होता है, मतलब एक फैमिली को जोड़ने का के ऊपर एक पिक्चर है, इसलिए इसको क्या दिया गया, ये बाफ्टा अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगर आपको ये मेरी करंट अफेयर पसंद आती है तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, बड़े फनी है, नो योर एक्स। अपनी एक्स को जानो कैसी थी। ठीक है, ये उसका QR है। वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।